ये हमारी LIC की वेबसाइट है। यहीं से हम अब चेक करेंगे जो इनका पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है प्लान का, वो मैं एग्जैक्ट बताता हूँ कहाँ से डाउनलोड होगा। तो ये देखिए वेबसाइट पे हम जैसे ही देखते हैं कि बाय न्यू प्लान्स ही आ जाएगा। तो यहाँ पे सर्च बाय कैटेगरी लिखा हुआ है इंश्योरेंस प्लान्स, है ना। इंश्योरेंस प्लान्स के अंदर हम ले लेते हैं इनका जो सबसे ज़्यादा सेल होता है, जीवन लाभ प्लान 736 अभी टेबल नंबर है। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए हमारे पास सेल्स ब्राउचर पॉलिसी डॉक्यूमेंट आ गया है ना। यही हम डाउनलोड करेंगे पॉलिसी डॉक्यूमेंट जीवन लाभ प्लान का, जिसके अंदर हमें ये पता चलेंगे कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। सेल्स वाले में सेल्स के पॉइंट्स लिखे हुए होंगे कि उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है अकॉर्डिंग टू सेल्स। तो हम आज सिर्फ पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो कस्टमर को पता होने चाहिए पॉइंट, जो मैक्सिमम कस्टमर्स रीड नहीं करते हैं, वो रीड आउट करेंगे। तो हम इसको यहीं से डाउनलोड करेंगे एग्जैक्ट LIC की वेबसाइट से। तो ये हमारा देखिए डाउनलोड हो गया है। अभी मैं इसको अलग चार्ट में जहाँ मैं इसको हाईलाइट कर सकूँ, तो वहाँ से इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ पॉइंट्स जो जो हमें करने हैं। तो ये हमारा पॉलिसी डॉक्यूमेंट इस तरह से प्रोवाइड किया जाता है। मान लो कस्टमर के पास जो पॉलिसी बॉन्ड आएगा ना, वो इसी टाइप का होगा सेम। उसके अंदर डिटेल्स फिल कर दी जाएंगी, प्रिंट आउट हो जाएंगी। तो पॉलिसी बॉन्ड यही आएगा। जीवन लाभ प्लान देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है एग्जैक्टली ये आपके पास आएगा। प्रोडक्ट का नंबर भी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ये प्रोडक्ट का, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। पॉलिसी नंबर आ जाएगा, पॉलिसी होल्डर का नाम। तो हम आगे इसकी डिटेल करते हैं। डिटेल करने से पहले कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं पॉलिसी से रिलेटेड जो होती हैं। हम कोई भी बाय करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की, तो वो भी हम करेंगे। ये देखिए पेज आएगा आपके पास जहाँ पॉलिसी नंबर प्लान सब कुछ आपको दिया हुआ होगा। प्रपोजल नंबर दिया जाएगा, प्रीमियम कितना है, सम एश्योर्ड कितना है, वो चीज़ें बता दी जाएंगी। तो आगे हम डेफिनेशंस पे आते हैं। डेफिनेशंस के अंदर कुछ पर्टिकुलर पॉइंट दिए हुए हैं जो कस्टमर को समझने ज़रूर आने चाहिए कि कौन से पॉइंट का मतलब क्या है। एज आप जानते ही हैं, जिस भी एज में लाइफ अश्योर्ड जो भी पॉलिसी करवा रहा है उसकी जो एज होगी उसी के बारे में लिखा हुआ है। तो जनरली पॉलिसीज़ बर्थ के 3 मंथ के बाद से 90 डेज़ के 30 डेज़ के कुछ पॉलिसियाँ शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर मिनिमम जो एज क्राइटेरिया है वो 8 ईयर्स रहेगा। 8 साल से पहले जीवन लाभ की पॉलिसी नहीं ली जा सकती। अपॉइंटी वो पर्सन होता है जो मान लीजिए अगर नॉमिनी माइनर है, 18 साल से कम की एज का अगर अगर हमें किसी को नॉमिनी बनाना है, तो उस केस में एक अपॉइंटी भी चाहिए होता है जो उसके 18 साल तक उस पॉलिसी को संभालेगा, है ना। उस पॉलिसी की देख रेख करेगा। उसके बेनिफिट्स जब 18 साल के बाद उसको ट्रांसफ़र होने होंगे तो वो नॉमिनी को हो जाएंगे जो प्रेजेंटली माइनर है। उसके बाद हमारे पास एनुअलाइज्ड प्रीमियम आता है। ये होता है पूरे साल का प्रीमियम। आप भर चाहे मंथली रहे हैं, क्वार्टरली रहे हैं, हाफ ईयरली पे कर रहे हैं, एनुअलाइज्ड प्रीमियम वही होगा जो पूरे साल का प्रीमियम होगा। असाइनी किसी को अगर पॉलिसी आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो पर्सन असाइनमेंट के बाद खुद उस पॉलिसी का मालिक हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि आपने पॉलिसी ट्रांसफ़र कर दी है ना। टू होम राइट्स एंड बेनिफिट्स ट्रांसफर्ड। और असाइनमेंट वो प्रोसेस है जिसके तहत पॉलिसी ट्रांसफ़र की जाती है। साथ में सेक्शन लिखे हुए हैं, तो ये आप याद करना चाहें ना करना चाहें, समझ आए तो इसमें कुछ वो बड़ी बात है नहीं। सेक्शन 38 होता है इंश्योरेंस एक्ट 1938 का, उसके तहत असाइनमेंट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेस पॉलिसी। बेस पॉलिसी वो होती है जो बिना किसी एक्स्ट्रा बेनिफिट के, है ना, बेसिक जो बेनिफिट होते हैं किसी पॉलिसी के कि 10,000 के बदले किसी पॉलिसी में 1 लाख का सम एश्योर्ड है, तो वो बिना किसी राइडर के कुछ और उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं कर की गई। जैसे कि आप अगर पिज़्ज़ा ख़रीद रहे हैं तो पिज़्ज़ा में बिना टॉपिंग के एक्स्ट्रा कुछ नहीं डलवाया, आपने एक सिंपल पिज़्ज़ा ले लिया, मार्गरेट या कुछ भी,
तो उसके अंदर आपने एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं करवाई। तो उस तरह से जो बेस पॉलिसी होगी, बेस फीचर होंगे उसी तरह से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेसिक सम अश्योर्ड। जो ये बेस पॉलिसी खरीदी, इसमें बेसिक सम अश्योर्ड क्या होगा, मैं पे कर रहा हूँ तो मान लीजिए अगर पर्सन को कुछ हो जाता है नेक्स्ट डे ही, तो कंपनी क्या मिनिमम अमाउंट पे करेगी। ये मैंने वीडियो भी बनाई है कि सम अश्योर्ड एग्जैक्टली होता क्या, तो वो बेसिक सम अश्योर्ड होगा, है ना, जो अमाउंट देनी है कंपनी को। उसके बाद आता है बेनिफिशियरी या क्लेमेंट। मैच्योरिटी अगर मान लीजिए पे होगी तो पॉलिसी के बेनिफिट बेनिफिशियरी के पास ही जाएंगे। अगर मान लीजिए डेथ हो जाती है तो नॉमिनी के पास जाएंगे, तो उस केस में नॉमिनी बेनिफिशियरी क्लेमेंट बन गया एक्चुअल में। उसको हम बेनिफिशियरी नहीं बोलते, उसको हम बोलेंगे क्लेमेंट, जिसने क्लेम किया। तो ये दोनों ये रहेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है कंटिन्यूड इंश्योरेबिलिटी। मान लीजिए पॉलिसी चल रही थी, उसके बीच में उन्होंने रिन्यूअल जो मान लीजिए हर साल पे करना है वो दे नहीं पाए, तो उस केस के अंदर मान लीजिए पॉलिसी को हमें रिवाइवल करना पड़ता है। रिवाइवल के दौरान हमें फिर से वो प्रोसेस करनी पड़ेगी। अगर इंश्योरेबिलिटी सही नहीं है, मतलब अगर अंडरराइटर्स को सही नहीं लगता है, तो उस केस में वो मेडिकल्स या कुछ और भी डिमांड कर सकती है। तो उसमें हम कंटिन्यूड इंश्योरेबिलिटी में ये चीज़ सीखते हैं। कॉरपोरेशन हम जानते ही हैं कि कॉरपोरेशन LIC कॉरपोरेशन के लिए है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पॉलिसी, जिस दिन से पॉलिसी स्टार्ट होगी, मान लीजिए आपको जिस दिन आपकी प्रीमियम जमा करवाने की पहली रिसिट मिल गई, फर्स्ट प्रीमियम रिसिट बोलते हैं, तो पॉलिसी स्टार्ट हो गई, उसी को हम डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पॉलिसी बोलते हैं। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, ये मान लीजिए आज से ही पॉलिसी शुरू हो गई, तो आज ही अगर आपको कुछ हो जाए तो कमेंसमेंट ऑफ रिस्क उस टाइम से शुरू हो गया था जिस टाइम आपने पॉलिसी स्टार्ट की, कमेंसमेंट ऑफ पॉलिसी। लेकिन मान लीजिए हेल्थ प्लान लिया है आपने या कोई और सर्टेन प्लान लिए हैं, तो उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि इतने टाइम के बाद अगर ये चीज़ हुई तो कमेंसमेंट ऑफ रिस्क जो है, मतलब अगर डेथ हो जाती है तो वो जो क्लेम था वो पे नहीं किया जाएगा। जैसे सुसाइड का क्लोज होता है, वो 1 साल के लिए वैलिड है ना। 1 साल तक अगर सुसाइड कर लेता है कोई, इंश्योरेंस के केस में पैसा नहीं मिलता है। 1 साल के बाद सुसाइड भी कवर होती है मैक्सिमम प्लान्स के अंदर। उसके बाद हम चलते हैं डेट ऑफ इशुएंस ऑफ पॉलिसी। मान लीजिए आपने सबमिट करवा दिया है अपना प्रपोजल, अपनी डिटेल्स, अपनी मेडिकल सब कुछ दे दिए, लेकिन पॉलिसी अभी इशू नहीं हुई है, आपको पॉलिसी दी नहीं गई है। तो जिस दिन आपको वो पॉलिसी इशू कर दी जाएगी, अंडर राइटिंग से पॉलिसी निकल जाएगी, अंडर राइटर उसको अप्रूव कर देंगे, तब उसको हम इशू मानेंगे। और डेट ऑफ इशुएंस वो होगी पॉलिसी की। डेट ऑफ मैच्योरिटी वो होगी जिस दिन पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, जिस दिन पैसा जिस भी तरह से, मान लीजिए किसी प्लान में 20 साल के बाद, किसी में 25 साल के बाद एक साथ मैच्योरिटी आनी होती है, किसी में एक सर्टेन टाइम के बाद बार बार मनी बैक की तरह या इनकम की तरह पॉलिसी आती है, तो वो हम उसका मैच्योरिटी का टाइम नहीं बोलेंगे। एक लास्ट पॉइंट पे पॉलिसी की टर्म, मतलब मान लीजिए 20 साल की पॉलिसी ली है, उसमें मान लीजिए 5th ईयर, 10th ईयर, 15th ईयर अगर आपके पास पैसा आया, तो उसको हम मैच्योरिटी नहीं कहेंगे। वो मनी बैक प्लान का एक फीचर है जो आपको रिटर्न दे रहा है। तो उस मैच्योरिटी हम बोलेंगे तब जब वो उसका लास्ट ईयर होगा। मान लीजिए 25 साल का प्लान लिया था, वो 25 साल ख़त्म हो गए, कोई रिस्क कवर नहीं है अब कंपनी की तरफ से, वो पूरी की पूरी क्लोज़ हो चुकी है, तब उसको मैच्योरिटी मानते हैं। डेट ऑफ वेस्टिंग तब होती है जब आपके प्लान के अंदर कोई भी मान लीजिए बेनिफिट ऐड होना था, तो वो शुरू हो जाता है। 18 साल से पहले कोई भी बेनिफिट हम किसी को नहीं दे सकते। तो जनरली 18 साल के बाद ही पॉलिसी को हम ये मानते हैं कि बेनिफिट डिलीवर करना है, तो वो होती है डेट ऑफ वेस्टिंग। जब 18 साल से ऊपर हो गया, अब जो लाइफ अश्योर्ड था उसको हम बेनिफिट्स दे सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो भी असाइनी था उसका, तो वो नहीं रहेगा, है ना। प्रपोजल था जो लाइफ अश्योर्ड था, उसकी ओनरशिप अब उसको दे दी जाएगी, तो उसको हम डेट ऑफ वेस्टिंग बोलेंगे। डेथ बेनिफिट आप जानते ही हैं, अगर किसी की पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ हो जाए तो डेथ बेनिफिट नॉमिनी को दिया जाता है। डिस्चार्ज फॉर्म, ये पॉलिसी होल्डर या क्लेमेंट फिल करता है डिस्चार्ज फॉर्म।
मैच्योरिटी लेनी है पॉलिसी होल्डर खुद फॉर्म फिल करेगा, सरेंडर करवानी है तब भी पॉलिसी होल्डर होगा। डेथ बेनिफिट के केस में ये नॉमिनी को फिल करना होता है। ड्यू डेट हमारी वो डेट होती है जो एक फ़िक्स, मान लीजिए प्रीमियम 10 तारीख को भरना है ना, तो अगले मंथ की 10 तारीख ही उसकी ड्यू डेट होगी और उसी को हमें प्रीमियम पे करना होता है, नहीं तो पॉलिसी लैप्स भी हो जाती है, वो भी आगे आएगा। एंडोर्समेंट जनरली हमें अगर कुछ चेंजेस करवाने हैं पॉलिसी में, कुछ स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स या मॉडिफिकेशन बोलते हैं जिसको, वो होंगे तब एंडोर्समेंट बोला जाएगा उसको। एक्स्ट्रा प्रीमियम, मान लीजिए कुछ भी एडिशनल रिस्क है, कंपनी को लगे कि इसको पर्सन को पर्टिकुलरली, मान लीजिए वो मोटा ज़्यादा है या कुछ फिज़िकली फिट नहीं है, तो उसके अंदर एडिशनल प्रीमियम अगर आ जाए तो वो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करेगा। फाइनल एडिशनल बोनस आता है जब पॉलिसी की पूरी टर्म कोई कंप्लीट करता है तो उसको टर्मिनल बोनस भी, मतलब एक टर्म पूरी कंप्लीट करने के बाद फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है किसी भी पर्सन को। फोरक्लोजर, अगर कोई टर्म से पहले पॉलिसी बंद करवाना चाहे तो उसे फोरक्लोजर बोलते हैं। और फोरक्लोजर तभी होगा जब कोई ना कोई, मतलब लोन वगैरह कुछ ड्यू नहीं है उस पॉलिसी पे, तो फोरक्लोजर हो सकता है और उसको सरेंडर वैल्यू मिल जाती है। फ्री लुक पीरियड वो पीरियड है जो जनरली आईआरडीआई की रूलिंग में 30 डेज़ कस्टमर को दिया जाता है कि आप पॉलिसी को समझिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब पढ़िए। 30 दिन में अगर आपको पॉलिसी के फीचर्स अच्छे ना लगें तो आप उसको फ्री लुक, मतलब उसको क्लोज़ करवा सकते हैं बिना किसी पेमेंट कट के। वो सरेंडर होती है जब पॉलिसी, तो कट के पैसा मिलता है, तो 30 दिन के अंदर पॉलिसी होल्डर या जो इसने भी पॉलिसी का जो इंश्योर्ड है वो अपनी पॉलिसी बंद करवा सकता है। वापस उसको उसकी प्रीमियम जो भी उसने जमा करवाया था वो वापस मिल जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, हमें पता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं जो प्रॉपर पेपर्स हो गए, डॉक्यूमेंट, बिल्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आती हैं, वहाँ पैसा इन्वेस्ट होता है, तो जनरली उसी के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी वर्ड यूज़ किया गया है। ग्रेस पीरियड मान लीजिए अलग अलग दिया जाता है ये। आ, अगर पूरे साल की पॉलिसी है तो जनरली 30 दिन ग्रेस पीरियड दिया जाता है। कोई मान लो ड्यू डेट क्रॉस हो गई है पैसा भरने की, रिन्यूअल भरने की, तो उसके बाद ग्रेस पीरियड शुरू हो जाता है। उसके बाद हमारी गारंटेड सरेंडर वैल्यू आएगी। गारंटेड सरेंडर वैल्यू वो वैल्यू है जो कंपनी को गारंटेड देनी ही पड़ती है किसी कस्टमर को, अगर ज़रूरत पड़ गई पॉलिसी बंद करवाने की किसी पर्सनल रीज़न, फाइनेंशियल रीज़न की वजह से, तब गारंटेड सरेंडर वैल्यू वो होगी। लास्ट में पॉलिसी बॉन्ड के दिया भी जाता है कि सर्टेन क्या परसेंटेज दी जानी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ गया इन फोर्स पॉलिसी, मतलब पॉलिसी जो कंटिन्यूअस चल रही है, कस्टमर रेगुलर पेमेंट कर रहा है अपने प्रीमियम्स की हर साल, जैसे भी, मतलब क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जिस भी तरह से वो रेगुलर प्रीमियम चल रहे हैं, तो इन फोर्स पॉलिसी वो होगी। आईआरडीआई हमारी रूलिंग जो इंश्योरेंस सेक्टर को रूल करती है, गवर्न करती है। लैप्स जो कंटिन्यूअस पॉलिसी नहीं चलती, जिसका प्रीमियम पेड नहीं हुआ ग्रेस पीरियड के दौरान भी, जो एक्स्ट्रा 30 दिन मैंने बताए, एक साल में जो प्रीमियम भरते हैं ईयरली, उसके लिए 1 महीने का टाइम होता है, उसमें भी नहीं भरा तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। उसके बाद लाइफ अश्योर्ड वो पर्सन है जिसके ऊपर पॉलिसी ली गई है, इंश्योरेंस जिसका कवर चल रहा है एक्चुअल में। लोन अमाउंट, अगर मान लीजिए बीच में रिक्वायरमेंट हुई जैसे पॉलिसी सरेंडर ना करवानी पड़े किसी को, तो जो सरेंडर वैल्यू है ना वो एक्चुअल में लोन की तरह एलआईसी अपने कस्टमर को पे कर देती है और उस पर इंटरेस्ट ले लेती है। जनरली बाहर से ये कम रहता है बैंक से। मैच्योरिटी बेनिफिट, जब पॉलिसी पूरी की पूरी मैच्योर हो जाएगी, 20 साल 25 साल की जब भी है, जैसे ये जीवन लाभ प्लान है तो 15 साल भर के 20वें साल मैच्योरिटी ले सकते हैं, 16 साल भर के 25वें साल मैच्योरिटी ले सकते हैं, तो इस तरह से रहता है इस प्लान के अंदर। उसके बाद मटेरियल इन्फॉर्मेशन, कोई भी इम्पोर्टेंट या फिर जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होगी डॉक्यूमेंट्स की कॉरपोरेशन में, तो प्रपोजल फॉर्म के अंदर वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कस्टमर को अपनी देनी होती है, उसको हम मटेरियल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, जो मतलब छुपाना नहीं होता कुछ भी। माइनर, जो बच्चा 18 साल से नीचे है वो सब माइनर हैं, तो माइनर के केस में प्रपोज़र होता है जनरली,
है ना। किसी भी पॉलिसी में जब बच्चा 18 साल से कम है तो प्रपोज़र होगा उसका कोई ना कोई, जो इनकम में फादर होंगे मदर होंगी तो वो उसकी प्रपोज़ करेंगे। इंश्योर्ड उसमें वो माइनर ही रहेगा। नॉमिनेशन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 नॉमिनेट किए जा सकते हैं किसी भी पॉलिसी में। मान लीजिए 4 करने तो 25-25% नॉमिनेशन अगर क्लेम लिया जाए तो नॉमिनी को मिलता है। और उसके बाद ये नॉमिनी हमारा हो ही गया। नॉमिनेशन में डेथ बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट्स में भी लिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 5 साल में मान लीजिए मेरे को डेथ बेनिफिट अगर ट्रांसफ़र करना है किसी को कि मेरी डेथ के बाद क्लेम किस तरह से मिले, तो मैं कह दूं कि 10 साल तक ये रेगुलर मिलता रहे, 5 साल तक रेगुलर मिलता रहे, या हर साल इतना इतना मिलता रहे लाइफ टाइम तक, तो वो मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ अलग अलग प्रोडक्ट्स को देखते हुए। पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट जो पार्टिसिपेट करते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स में, है ना, वही होंगे पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स। पेड अप वैल्यू वो वैल्यू होती है, मान लीजिए प्रीमियम तो भरे किसी ने 3 साल 4 साल, उसके बाद छोड़ दिया है ना प्रीमियम भरना, उसके बाद वो पॉलिसी पेड अप में चली जाएगी। अगर बाद में प्रीमियम ना भरे जाएं तो वो पेड अप पॉलिसी हो जाएगी। तो उस पर कुछ ना कुछ एक इंटरेस्ट, जो जनरली बोला जाता है कि सेविंग बैंक सेविंग पे जो इंटरेस्ट होता है वही इंटरेस्ट से वो इंक्रीज़ होता है पैसा। पॉलिसी एनिवर्सरी, जिस भी दिन मान लीजिए 10 जनवरी को पॉलिसी स्टार्ट हुई है तो अगले साल फिर से वही 10 जनवरी आएगी, तो वही पॉलिसी एनिवर्सरी बोली जाएगी। पॉलिसी या पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो आप अभी रीड आउट कर रहे हैं वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट का ही एक पार्ट है। पूरा का पूरा पॉलिसी बॉन्ड जिसमें आपके पॉलिसी की सारी डिटेल्स होंगी तो उसको हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट पॉलिसी बॉन्ड बोलते हैं। पॉलिसी होल्डर, जिसके पास वो पॉलिसी है, जो लीगली उस पॉलिसी का ओनर है, उसको पॉलिसी होल्डर बोला जाता है। पॉलिसी की टर्म, जब तक उस पॉलिसी को चलना है 20 साल 25 साल, जब तक उसकी मैच्योरिटी नहीं होती एंड तक, तब तक की टर्म को हम पॉलिसी टर्म बोलते हैं। पॉलिसी ईयर हमारे पास वो हो जाएंगे कि 2 कंसेक्यूटिव एनिवर्सरी होंगी, है ना। मान लीजिए 1 जनवरी को प्लान लिया, उसके बाद अगले साल के 1 जनवरी को नेक्स्ट पॉलिसी उसकी एनिवर्सरी होगी जो हमने पहले किया था, तो पॉलिसी ईयर कंप्लीट हो गया है अब एक, है ना। 1 जनवरी से लेकर के जो 31 दिसंबर का हुआ तो उसमें पॉलिसी ईयर एक कंप्लीट हो गया। इस तरह से पॉलिसी ईयर काउंट होता है। प्रीमियम हमारे पास हर साल जो किस्त आती है, हर साल जो भरना होता है, वो इंस्टॉलमेंट जिस भी तरह से करें, आधे साल में करें, क्वार्टरली करें, मंथली करें, तो वो हम प्रीमियम बोलेंगे। और प्रीमियम भरना कितने साल है उसको बोलते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म। प्रपोज़र वो इंसान है जो जनरली प्रपोज़ कर रहा है। मान लीजिए बच्चा है, उसकी पॉलिसी करवानी है तो बच्चा तो इंश्योर्ड होगा जिसके ऊपर रिस्क है। और प्रपोज़र वो हो गया जो उसका फादर है या मदर है, ग्रैंड फादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, जो उसके एवज़ में वो पॉलिसी का पैसा भर रहे हैं, तो वो प्रपोज़र हो जाएंगे। प्योर रिस्क प्रोडक्ट वो होते हैं जिसके अंदर सिर्फ आपको रिटर्न वगैरह कुछ भी नहीं मिलती, उसमें आप पैसा दे रहे हैं और उसके एवज़ में कंपनी आपका रिस्क कवर कर रही है, उसको हम प्योर रिस्क बोलते हैं। रिवाइवल पॉलिसी मान लीजिए लैप्स हो गई तो 5 साल के टर्म के अंदर अंदर पॉलिसी रिवाइव की जा सकती है। इसमें सर्टेन कंडीशन है कि कितना टाइम हो गया है, किस अकॉर्डिंग होगा, तो वो पॉलिसी वापस से रिवाइव हो सकती है। पिछली सारी किस्तें विद इंटरेस्ट फाइन सब भरने होते हैं तो उसके साथ वो पॉलिसी फिर से चलाई जा सकती है। रिवाइवल का पीरियड वो 5 कंसेक्यूटिव कंप्लीट ईयर मैंने आपको बता दिया, 5 साल के दौरान हो सकती है, उसके बाद कभी नहीं होगी। राइडर, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऐड करना। राइडर बेनिफिट्स कुछ भी आप पॉलिसी के अंदर ऐड करवा रहे हो एक्स्ट्रा बेनिफिट, जैसे कि टर्म राइडर ऐड करवा दिया तो नेचुरल कवर बढ़ जाता है, 10 का है 10 लाख का और ऐड हो गया तो 20 लाख नेचुरल कवर हो गया। इस तरह से क्रिटिकल इलनेस राइडर, एक्सीडेंटल डेथ राइडर, ये अलग अलग राइडर होते हैं। राइडर का प्रीमियम अलग से आपको पे करना पड़ता है। जो बेसिक प्लान था 10,000 का, उसमें और भी एडिशन होगा इन सब राइडर्स के बाद। राइडर का सम अश्योर्ड भी होगा अलग।
सेविंग प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्योर रिस्क से अलग हैं, जिसके अंदर कुछ ना कुछ आपको रिटर्न भी मिलेगी। शेड्यूल पॉलिसी डॉक्यूमेंट का एक पार्ट होता है जो पॉलिसी की सारी डिटेल्स बताता है आपकी पॉलिसी की। सिंपल रिवर्जनरी बोनस, इस पर वीडियो मैंने बनाई हुई है कि सिंपल रिवर्जनरी बोनस क्या होता है। सेटलमेंट ऑप्शन, अगर मान लीजिए किसी को मैच्योरिटी अपनी एक साथ नहीं लेनी, किस तरह से लेनी है, मान लीजिए 5 साल में कंप्लीट, तो वह वो सेटलमेंट ऑप्शंस होते हैं। सम अश्योर्ड ऑन डेथ, डेथ पे जो सम अश्योर्ड होता है वो क्या होगा। किसी पॉलिसी में ये भी हो सकता है कि जो डेथ पे सम अश्योर्ड है वो अलग हो, और मैच्योरिटी के लिए जो सम अश्योर्ड मिनिमम कंपनी ने रखा है वो अलग हो, ये भी पॉसिबल है। सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, ये देखिए मैच्योरिटी का अलग है और डेथ के लिए अलग है, ये ऐसे भी प्लान हो सकते हैं। सरेंडर वैल्यू, बीच में अगर पॉलिसी को बंद करवाना हो कस्टमर को तो सरेंडर वैल्यू दी जाती है। वो दो तरह से कैलकुलेट, एक स्पेशल सरेंडर वैल्यू होती है, एक गारंटेड सरेंडर वैल्यू होती है। उसमें सर्टेन फार्मूलाज लगते हैं। प्रीमियम आपको पता है, टेबुलर प्रीमियम का चार्ट होता है, प्रॉपर दिया जाता है कि किस एज के ऊपर कितना जनरली प्रीमियम आएगा, कितनी लोडिंग लगेगी अगर ज़्यादा प्रीमियम है तो। टोटल प्रीमियम पेड होते हैं जितने प्रीमियम अब तक कस्टमर भर चुका होता है। 3 साल हो गए तो 3 साल में कितना प्रीमियम भरा। अंडर राइटिंग, पॉलिसी की अंडर राइटिंग होती है। कोई भी पॉलिसी अगर मान लीजिए प्रपोजल, सबसे पहले फॉर्म फिल किया जाता है, वो अंडर राइटर के पास जाएगा। अंडर राइटर उसमें सारी चीज़ें देखेगा, जो आप आईटीआर दिखा रहे हैं या इनकम का सोर्स दिखा रहे हैं आपके, अगर मेडिकल्स आए हैं तो मेडिकल की रिपोर्ट सब प्रॉपर हैं, तो वो सब चेक होने, उन जो चेकिंग की जाती है तो उसको हम अंडर राइटिंग बोलते हैं। उसके बाद पॉलिसी इशू की जाती है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हर एक प्रोडक्ट का अलग है, IRDAI के द्वारा ये दिया जाता है सबको। वेस्टेड बोनस क्या होगा, जो आपके प्लान्स के अंदर बोनस अब तक ऐड हो गया होगा तो उसको वेस्टेड बोनस बोलते हैं। उसके बाद हमारा सी पार्ट आ जाता है बेनिफिट्स का। इसके लिए आई थिंक मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा। बाकी अभी तक जो समझाया है, ये डेफिनेशंस मैंने ये पॉलिसी बॉन्ड के ऊपर लिखी हुई आती हैं, ये आप सभी को आनी भी चाहिए समझ के पॉलिसी में एक्चुअल में होता क्या है। अगले पार्ट में मैं इसके सेकंड पार्ट में पॉलिसी डॉक्यूमेंट के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। धन्यवाद।